स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस क्लास 8 सब्जेक्ट हिंदी। आज बेटा हम अपनी हिंदी की क्लास में जो हमारा चैप्टर नंबर 7 सप्लीमेंट्री का जो हमारा कंटिन्यूशन में है, आज हम उसी को पूरा करेंगे। मैं आपको उसकी रीडिंग लगाते हुए समझाऊंगी, आप ध्यान से उसको सुनते हुए उसको समझते रहिए। चलिए अब हम इसकी रीडिंग लगाते हैं। पेज नंबर 110 से आज हम रीडिंग लगाएंगे। 109 तक हम पहले कर चुके हैं। बहुत से लोगों ने उनके सभी विचारों को स्वीकार नहीं किया। कुछ लोगों का उनके बुनियादी दृष्टिकोण से मतभेद था। दो तरह से उनके विचारों का अस्पष्ट किंतु पर्याप्त प्रभाव पड़ा। हर बात की बुनियादी कसौटी यह थी कि उससे आम जनता का भला कहाँ तक होता है, और दूसरे यह कि लक्ष्य भले ही सही हो लेकिन साधन हमेशा महत्वपूर्ण होते हैं और उनकी अनदेखी नहीं की जा सकती। गांधी मूलतः धर्मप्राण व्यक्ति हैं। वे अपने अंतरतम की गहराइयों तक हिंदू हैं, लेकिन धर्म संबंधी उनकी अवधारणा का किसी सिद्धांत, परंपरा या कर्म कांड से कोई संबंध नहीं है। उनका बुनियादी सरोकार उन नैतिक नियमों के में उनके दृढ़ विश्वास से है जिन्हें वे सत्य या प्रेम के नियम कहते हैं। सत्य और अहिंसा, इन दोनों शब्दों को वे एक ही अर्थ के लिए अदल बदल कर इस्तेमाल करते हैं। उनका दावा है कि वे हिंदू धर्म की मूल भावना को समझते हैं। उन्होंने हर उस सिद्धांत और व्यवहार को नामंजूर किया जो उनकी आदर्शवादिता व्याख्या से मेल नहीं खाता था। वे सबसे ऊपर नैतिक नियमों की सत्ता मानते हैं, वह भी उस रूप में जिस रूप में उन्होंने खुद उन्हें समझा है। जीवन के अन्य पक्षों की ही तरह औसत आदमी के लिए इससे राजनीति में परेशानी और अक्सर गलतफहमी पैदा होती है, लेकिन कोई बाधा उन्हें अपनी पसंद के सीधे रास्ते से हटा नहीं पाती, क्योंकि एक सीमा के भीतर वे बराबर अपने को बदलती हुई स्थिति के अनुरूप ढालते चलते हैं। वे हमेशा खुद को अपने से शुरुआत करते हैं। उनकी कथनी और करनी में इतना मेल होता है कि जितना हाथ और दस्ताने में। जिस भारत को वे अपनी इच्छाओं और आदर्शों के अनुसार ढालने जा रहे थे, उसके बारे में उनका विचार था, मैं एक ऐसे भारत के लिए काम करूंगा जिसमें गरीब से गरीब व्यक्ति भी यह महसूस करेगा कि यह उसका देश है, जिसके निर्माण में उसकी आवाज़ प्रभावी है। एक ऐसा भारत जिसमें लोगों के ऊंचे नीचे वर्ग नहीं होंगे, ऐसा भारत जिसमें सब जातियां पूरे समभाव से रहेंगी। ऐसे भारत में छुआछूत या नशीली मदिरा और दवाइयों के अभिशाप के लिए कोई जगह नहीं होगी। स्त्रियों को पुरुष के समान अधिकार होंगे। यही मेरे सपनों का भारत है। अब ये जो बातें बताई है, ये सारी बातें जो है ये अपने भारत में देखना चाहते थे, जहां उन्हें अपनी हिंदू विरासत का गर्व था। वहां उन्होंने हिंदू धर्म को एक सार्वभौमिक बाना पहनाने का प्रयत्न किया और सत्य के घेरे में सब धर्मों को शामिल कर लिया। उन्होंने अपनी सांस्कृतिक विरासत को संकीर्ण बनाने से इनकार कर दिया। उन्होंने लिखा, भारतीय संस्कृति न हिंदू है, संस्कृति न हिंदू है, न इस्लाम, न पूरी तरह से कुछ और है, यह सबका मिला जुला रूप है। उन्होंने आगे लिखा, मैं चाहता हूं कि मेरे घर के पास सारे देशों की संस्कृति जितनी स्वतंत्रता से संभव हो उतनी स्वतंत्रता से फैले, लेकिन उसमें से कोई मेरे पैर उखाड़ दे, यह मुझे मंजूर नहीं। आधुनिक विचारधाराओं से प्रभावित होकर उन्होंने कभी अपनी जड़ों को नहीं छोड़ा और उन्हें मजबूती से पकड़े रखा। डूबे हुए लोगों को उठाने की लगन के सामने और सभी बातों की तरह धर्म का भी उनके लिए गौण स्थान था। एक अध भूखे राष्ट्र का न कोई धर्म हो सकता है, न कला, न संगठन। करोड़ों भूखे मरते लोगों के लिए जो कुछ भी उपयोगी हो सकता है वह मेरे लिए बहुत सुंदर है। आज हम सबसे पहले जिंदगी की जरूरी चीजें दें और उसके बाद जीवन के लिए शोभा की वस्तुएं और अलंकार अपने आप आ जाएंगे। उन्होंने कहा, मेरी आकांक्षा है हर आंख से हर आंसू पोंछ लेना। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि इस अद्भुत रूप से तेजस्वी आदमी ने, जिसका पैमाना सबसे गरीब आदमी है, भारत की सामान्य जनता को सम्मोहित कर लिया और उन्हें चुंबक की तरह आकर्षित कर लिया। वे उनको अतीत के साथ भविष्य को जोड़ने वाली कड़ी की तरह
जान पड़े। उन्होंने केवल अपने अनुयायियों में ही नहीं बल्कि अपने विरोधियों में भी उन तमाम तटस्थ लोगों में जो इस बारे में निश्चय नहीं कर पाते थे कि क्या सोचना और क्या करना है, एक मनोवैज्ञानिक क्रांति पैदा की। कांग्रेस पर गांधी जी का प्रभुत्व था, लेकिन यह खास किस्म का अधिकार था क्योंकि कांग्रेस एक सक्रिय विद्रोही अनेक पक्षीय संगठन था जिसमें तरह तरह की राय होती थी और उसे आसानी से इधर उधर नहीं ले जाया जा सकता था। गांधी जी अक्सर दूसरों की इच्छा के सामने झुक जाते थे, कभी कभी वे अपने विरुद्ध फैसलों को भी स्वीकार कर लेते थे। इस तरह सन 1920 में नेशनल कांग्रेस ने और काफ़ी हद तक देश ने इस नए रास्ते को अपनाया और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बार बार संघर्ष किया। एक के बाद दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ और उसके कारण बहुत कष्ट उठाने पड़े, लेकिन इन मुसीबतों को चूंकि खुद आमंत्रित किया गया था इसलिए उनसे शक्ति ही मिली। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन जारी नहीं था तब भी भारत में ब्रिटिश सरकारी तंत्र से असहयोग जारी था, गर्चे उनका आक्रामक चरित्र समाप्त हो गया था। अब क्या था? अगली हेडिंग आ रही है अल्पसंख्यकों की समस्या, मुस्लिम लीग, मोहम्मद अली जिन्ना। जिसे सांप्रदायिक समस्या कहा जाता था वह अल्पसंख्यकों के अधिकारों के साथ इस तरह तालमेल बैठाना था ताकि उन्हें बहुसंख्यकों के खिलाफ पर्याप्त संरक्षण मिल सके। भारत के अल्पसंख्यक यूरोप की तरह जातीय या राष्ट्रीय अल्पसंख्यक नहीं, वे धार्मिक अल्पसंख्यक है। जातीय दृष्टि से भारत में एक विचित्र मिश्रण है, पर जातीय सवाल भारत में न कभी उठे हैं और न उठ सकते हैं। धर्म इन जातीय विभिन्नताओं के ऊपर है। जातियां या तो एक दूसरे में मिल जाती हैं या उनमें अंतर करना कठिन होता है। जाहिर है कि धार्मिक दीवारें स्थायी नहीं होती और जो व्यक्ति अपना धर्म बदलता है उसकी जातीय पृष्ठभूमि या उसकी जातीय और भाषिक विरासत नष्ट नहीं हो जाती, परंतु राजनीतिक मामलों में धर्म का स्थान सांप्रदायिकता ने ले लिया है। यह एक संकीर्ण समुदाय होता है जो मानसिक रूप से अपना आधार किसी धार्मिक वर्ग को बनाता है, किंतु वास्तव में उसकी दिलचस्पी राजनीतिक शक्ति और अपने समुदाय को कांग्रेस सांप्रदायिक हल निकालने के लिए उत्सुक और चिंतित थी ताकि प्रगति के मार्ग की रुकावट को दूर किया जा सके। कांग्रेस की सदस्य संख्या में मुख्य रूप से हिंदू थे, लेकिन उनमें बड़ी संख्या में मुसलमानों के अलावा दूसरे तमाम धर्मों के लोग जैसे सिख, ईसाई आदि भी शामिल थे। इसलिए राष्ट्रीय दृष्टिकोण से विचार करना उसकी मजबूरी थी। उसके लिए सबसे बड़ी समस्या थी राष्ट्रीय स्वाधीनता और एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना। यानी कि जो कांग्रेस की जो गिने चुने कांग्रेस में जो चुने हुए व्यक्ति थे उसमें सब धर्मों के लोग थे, उनकी सबकी अलग अलग राय होती थी। तो यहाँ पर क्या था, राष्ट्रीय स्वाधीनता और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना जो इनके सामने एक अब समस्या बनी हुई थी। कांग्रेस निसंदेह एका चाहती थी और उसे मानकर चलती थी, पर उसे ऐसा कोई कारण दिखाई नहीं पड़ता था जिसकी वजह से भारत के सांस्कृतिक जीवन की संपन्नता और विविधता को सिर्फ एक सांचे में कस दिया जाए। इसलिए काफी दूर तक प्रादेशिक स्वायत्तता स्वीकार कर ली गई और विभिन्न समुदायों की स्वतंत्रता और सांस्कृतिक विकास की सुरक्षा के तरीकों पर भी सहमति हो गई। दो बुनियादी प्रश्नों पर कांग्रेस अडिग रही, राष्ट्रीय एकता और लोकतंत्र पर। आधी शताब्दी तक अपने विकास के समय वह इन पर बराबर बल देती रही। गुजरे जमाने में कम से कम सिद्धांत में ब्रिटिश सरकार ने भी भारतीय एकता और लोकतंत्र का समर्थन किया था, लेकिन उसकी नीतियां हमें सीधे उस दिशा में ले गई जहां इन दोनों का ही अस्वीकार था। अगस्त 1940 ईस्वी में कांग्रेस ने मजबूर होकर घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश सरकार की नीति जनजीवन में संघर्ष और फूट को प्रत्यक्ष रूप से उकसाती और भड़काती है। ब्रिटिश सरकार के जिम्मेदार लोग खुल्लम खुल्ला हमसे यह कहने लगे कि शायद किसी नई व्यवस्था के पक्ष में भारत की एकता की बलि चढ़ानी पड़े, और यह भी कि भारत के लिए लोकतंत्र ठीक नहीं है। हम सांप्रदायिक समस्या का कोई ऐसा हल न ढूंढ सके जो सब पार्टियों को मंजूर हो। यह साफ जाहिर है कि भारत में बहुत से सामंती और प्रतिक्रियावादी समुदाय हैं। उनमें कुछ यहाँ की जमीन की उपज हैं और कुछ को जन्म देकर उसका पोषण अंग्रेजों ने किया।
संख्या की दृष्टि से वे भले ही कम हो, लेकिन उनके पास ब्रिटिश सत्ता की मदद है। बीते हुए दिनों में अंग्रेजों की नीति मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा के मतभेदों को प्रोत्साहित करके उन पर बल देने की और सांप्रदायिक संगठनों को कांग्रेस के विरुद्ध महत्व देने की रही। मिस्टर जिन्ना की मांग का आधार एक नया सिद्धांत था जिसकी उन्होंने हाल ही में घोषणा की थी। भारत में 2 राष्ट्र हैं, हिंदू और मुसलमान। 2 ही क्यों, मैं नहीं जानता, क्योंकि अगर राष्ट्रीयता का आधार है तब तो भारत में बहुत से राष्ट्र हैं। यहाँ तक कहा जा सकता है कि अतीत में भारत का विकास एक बहुराष्ट्रीय राज्य के रूप में हुआ और उनमें राष्ट्रीय चेतना धीरे धीरे आई। मिस्टर जिन्ना के 2 राष्ट्र के सिद्धांतों से पाकिस्तान का या भारत के विभाजन की अवधारणा का विकास हुआ, लेकिन उससे 2 राष्ट्रों की समस्या का हल नहीं हुआ, क्योंकि वे तो पूरे देश में थे। अब यहाँ पर जो ये जिन्ना थे, इन्होंने क्या किया कि इनके जो 2 सिद्धांत थे उससे जो है पाकिस्तान की मांग का जो सिलसिला था वो प्रभावी होता नजर आया। ठीक है बेटा, ये आपकी चैप्टर नंबर 7 सप्लीमेंट्री का रीडिंग का कंप्लीट हो गया है। अगली क्लास में हम इस चैप्टर के शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।